सोचिए, आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां मोबाइल, इंटरनेट या किताबें तो छोड़िए, आपके पास शब्द तक नहीं है। आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, आपको भूख लगी है, लेकिन आप बोल नहीं सकते। आप बस हाथ हिलाते हैं या अजीब सी आवाजें निकालते हैं। आज हम जिस भाषा को बहुत मामूली समझते हैं, वही भाषा लाखों साल पहले इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी थी। लाखों साल पहले का इंसान आज के इंसान जैसा नहीं दिखता था। वो जंगलों में रहता था, जानवरों का शिकार करता था, लेकिन वो एक गूंगा शिकारी था। वो बोल नहीं सकता था। वो बस डर के मारे चीख सकता था या संकेतों, जेस्चर से बात करता था। लेकिन इशारों की एक बड़ी समस्या थी। मान लीजिए जंगल की ऊंची घास में एक खूंखार तेंदुआ आपके साथी की तरफ बढ़ रहा है। आप उसे बताना चाहते हैं कि भागो, मौत पीछे है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे। आप चिल्लाते हैं, लेकिन उस चिल्लाहट में कोई जानकारी नहीं है। आपका साथी समझ ही नहीं पाता कि आप उसे डरा रहे हैं या सावधान कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि लाखों सालों तक हमारे पूर्वज सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि उनके पास अपनी बात कहने का कोई जरिया नहीं था। उनकी खामोशी उनकी मौत बन जाती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसी गूंगे इंसान ने ऐसी भाषा बनाई जिससे आज हम चांद तक पहुंच गए? ये सफर किसी चमत्कार से कम नहीं है। इंसान बोलना क्यों नहीं जानता था? क्या उसका दिमाग कमजोर था? नहीं, असली समस्या दिमाग में नहीं, बल्कि उसके गले में थी। विज्ञान कहता है कि इंसान के शरीर का एक हिस्सा ऐसा था जिसने उसे लाखों साल तक जानवर बनाकर रखा, और वो था हमारा वॉइस बॉक्स या कंठ, लैरिंक्स। 40 लाख साल पहले हमारे पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीका के जंगलों में रहते थे। उस समय इंसान का ये वॉइस बॉक्स गले में बहुत ऊपर की तरफ फिट था, बिल्कुल वैसा ही जैसा आज के चिंपैंजी या बंदरों में होता है। अब आप सोचेंगे कि ऊपर होने से क्या दिक्कत थी? दरअसल जब वॉइस बॉक्स गले में ऊपर होता है तो इंसान एक ही समय में पानी भी पी सकता है और सांस भी ले सकता है। जंगली जानवरों के लिए ये एक लाइफ सेविंग फीचर था, ताकि पानी पीते वक्त उनका दम न घुटे और वे तुरंत भाग सकें। लेकिन कुदरत का ये वरदान ही इंसान के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गया। कंठ ऊपर होने की वजह से हमारी जीभ को मुंह के अंदर हिलने डुलने की जगह ही नहीं मिलती थी। बिना जीभ को घुमाए आप अ, प, म जैसे अक्षर बोल ही नहीं सकते। उस समय का इंसान सिर्फ जानवरों की तरह घुर्रा सकता था या चीख सकता था। उनके पास भावनाएं थीं, दर्द था, प्यार था, लेकिन वो सब उनके गले के अंदर कैद था। उनका गला एक ऐसा पिंजरा था जिसकी चाबी कुदरत ने अभी तक नहीं दी थी। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अफ्रीका का मौसम बदलने लगा। करीब 3.5 लाख साल पहले अफ्रीका के घने जंगल सूखने लगे और वहां मीलों दूर तक फैली 6 फीट ऊंची घास उगाई। अब इंसान को पेड़ों से उतरकर जमीन पर आना पड़ा। यहीं पर इशारों की भाषा पूरी तरह फेल हो गई। ऊंची घास में आप अपने साथी को देख नहीं सकते थे, सिर्फ सुन सकते थे। अगर जिंदा रहना था तो आवाज का साफ होना जरूरी था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी जरूरत ने इंसान के शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू किया। हजारों सालों के दौरान इंसान का वॉइस बॉक्स धीरे धीरे गले में नीचे की तरफ खिसकने लगा। जैसे ही वॉइस बॉक्स नीचे गया, हमारे गले के अंदर एक खाली जगह बनी। अब हमारी जीभ आजाद थी, वो मुंह के अंदर कहीं भी मुड़ सकती थी। लेकिन इस बोलने की ताकत के लिए इंसान ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई। अब इंसान की सांस की नली और खाने की नली एक ही रास्ते पर आ गई। आज इंसान दुनिया का इकलौता ऐसा जीव है जो खाना गले में फंसने यानी चोकिंग की वजह से मर सकता है। हमारे पूर्वजों ने अपनी सुरक्षा को दांव पर लगा दिया ताकि वे एक दूसरे से बात कर सकें। क्या आप सोच सकते हैं कि आज आप जो बातें कर रहे हैं उसके पीछे लाखों सालों का वो खतरा है जिसे हमारे पूर्वजों ने झेला था? बोलने की क्षमता तो मिल गई, लेकिन शब्द कहां से आए? इसका जवाब मिलता है 18 लाख साल पहले, जब इंसान ने आग की खोज की। आग ने सिर्फ खाना नहीं पकाया, उसने इंसान की भाषा को जन्म दिया। आग से पहले इंसान सूरज डूबते ही अंधेरे के डर से पेड़ों पर छिप जाता था। रात का मतलब था मौत का सन्नाटा। लेकिन आग आने के बाद इंसान जमीन पर सुरक्षित महसूस करने लगा। अब रात के समय 10-15 लोग आग के चारों तरफ घेरा बनाकर बैठते थे। दिन भर के शिकार की थकान के बाद ये इंसान का पहला सोशल क्लब था। आग की रोशनी में वे एक दूसरे का चेहरा देखते थे। यहीं पर उन्होंने पहली बार आवाजों के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। वैज्ञानिक मानते हैं कि भाषा की शुरुआत शब्दों से नहीं, बल्कि संगीत से हुई थी। शायद किसी माँ ने अपने बच्चे को लोरी सुनाई होगी, या किसी ने शिकार की जीत की खुशी में एक लय में आवाज निकाली होगी। ओ, ये गुनगुनाना ही इंसान का पहला संवाद था। आग ने इंसान को फुर्सत दी और फुर्सत ने इंसान को सोचना सिखाया।
बिना आग के इंसान कभी इतना विकसित दिमाग नहीं पा सकता था कि वो भाषा जैसा जटिल सिस्टम बना सके। अब इंसान के पास गला तैयार था, आग थी और थोड़े बहुत शब्द भी थे, लेकिन अभी भी एक चीज गायब थी, व्याकरण। उस समय का इंसान सिर्फ छोटे शब्द बोल सकता था, जैसे पानी, शेर या भागो। लेकिन वो ये नहीं कह सकता था कि कल मैंने उस नदी के पास एक शेर देखा था। उसके दिमाग में बीता हुआ कल और आने वाला कल जैसे शब्द ही नहीं थे। उसका दिमाग एक ऐसे कंप्यूटर जैसा था जिसका हार्डवेयर तो नया था, लेकिन सॉफ्टवेयर अभी भी पुराना था। वे एक दूसरे के साथ रहकर भी अकेले थे, क्योंकि वे अपनी यादें साझा नहीं कर सकते थे। वे योजना नहीं बना सकते थे। और यही वो कमी थी जिसे पूरा करने के लिए कुदरत एक बहुत बड़ा धमाका करने वाली थी। एक ऐसा धमाका जो आज से 70,000 साल पहले होने वाला था। इंसान खड़ा तो हो गया था, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह इंसान नहीं बना था। तभी अफ्रीका के एक छोटे से कबीले में एक बच्चा पैदा होता है, जिसके खून में, उसके डीएनए में एक नन्ही सी गड़बड़ होती है। एक ऐसी गड़बड़ जिसने इंसान के दिमाग के बंद दरवाजों को हमेशा के लिए खोल दिया। वो गड़बड़ क्या थी? कैसे एक छोटे से जेनेटिक बदलाव ने इंसान को झूठ बोलना, कहानी सुनाना और नक्शे बनाना सिखाया? और कैसे अफ्रीका के उस एक कबीले की भाषा आज हजारों अलग अलग बोलियों में बट गई? भाषा के इस सफर का सबसे खतरनाक और जादुई मोड़ अभी आना बाकी है। आखिर कैसे ठंड ने इंग्लिश बनाई और भारत की धूप ने संस्कृत को जन्म दिया? तो जैसा मैंने बताया, उस बच्चे के जन्म के साथ ही इंसान की किस्मत बदलने वाली थी। वैज्ञानिक इसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। उस बच्चे के दिमाग में जो बदलाव हुआ, उसने उसके न्यूरॉन्स के बीच नए रास्ते बना दिए। इसे आप ऐसे समझिए कि पहले इंसान के दिमाग के कमरे अलग अलग थे। याददाश्त का कमरा अलग, डर का अलग और भूख का अलग। लेकिन अब उन कमरों के बीच के दरवाजे खुल गए थे। अब इंसान सिर्फ पानी नहीं देख रहा था, वो पानी को स्टोर करने का तरीका भी सोच पा रहा था। यहीं से जन्म हुआ दुनिया के पहले जटिल वाक्यों यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का। अब इंसान ये कहने के काबिल हो गया था कि देखो, उस पेड़ के पीछे जो पत्थर है, उसके नीचे सांप छिपा है। गौर कीजिए, इसमें पेड़, पत्थर, नीचे और सांप, इन 4 अलग अलग आइडियाज को एक साथ जोड़ दिया गया। ये एक सुपर पावर थी। इस सुपर पावर ने इंसान को एक और चीज दी जो दुनिया के किसी जानवर के पास नहीं है। वो है झूठ बोलना और कल्पना करना। जानवर सिर्फ सच बोल सकते हैं। अगर बंदर चीखता है तो उसका मतलब होता है शेर आया। लेकिन इंसान अब ये कह सकता था कि वो देखो, आसमान में एक बड़ा सा ईगल है जो हमें आशीर्वाद दे रहा है। यानी इंसान अब उन चीजों के बारे में भी बात कर सकता था जो असल में थी ही नहीं। इसी से धर्म, मिथक और कहानियों का जन्म हुआ। भाषा ने हमें हजारों अजनबियों को एक साथ जोड़ने की ताकत दी। अब 500 लोग एक साथ मिलकर शिकार की योजना बना सकते थे, क्योंकि वे एक दूसरे पर भरोसा कर सकते थे। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। इंसान अफ्रीका में फल फूल तो रहा था, लेकिन वहां के संसाधन कम पड़ रहे थे। कबीलों के बीच लड़ाइयां होने लगीं। तभी प्रकृति ने इशारा किया, निकल जाओ यहां से। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा सफर, द ग्रेट माइग्रेशन। करीब 70,000 साल पहले इंसानों के झुंड अफ्रीका छोड़कर दुनिया के अलग अलग कोनों में फैलने लगे। कुछ लोग यूरोप की बर्फीली वादियों की तरफ बढ़ गए, तो कुछ लोग सूरज की दिशा पकड़कर भारत और ईरान की तरफ आ गए। जब ये लोग अलग हुए तो ये अपनी उसी एक पुरानी भाषा को साथ लेकर निकले थे। लेकिन जैसे ही इनका भूगोल बदला, वैसे ही इनकी जुबान भी बदलने लगी। यूरोप की तरफ जो लोग गए, उन्हें एक जानलेवा दुश्मन का सामना करना पड़ा, कड़ाके की ठंड। यहाँ कुदरत ने एक और खेल खेला। जब आप बहुत ठंड में होते हैं तो आप अपना मुंह बहुत कम खोलते हैं, ताकि शरीर की गर्मी बाहर ना निकले और ठंडी हवा फेफड़ों में ना जाए। नतीजा ये हुआ कि यूरोप के लोगों ने बंद मुंह से बोलना शुरू किया। उनके शब्द उनके होठों और दांतों के बीच दबने लगे। इसीलिए अगर आप आज भी इंग्लिश, जर्मन या रशियन सुने तो उनमें व्यंजन बहुत ज्यादा होते हैं और आवाज मुंह के पिछले हिस्से से निकलती है। स्टोन, वाटर, कोल्ड, इन शब्दों को बोलने के लिए मुंह बहुत ज्यादा नहीं खोलना पड़ता। लेकिन इसके ठीक उलट जो लोग भारत, ईरान और साउथ एशिया की तरफ आए, उन्हें मिली खुली धूप और ताजी हवा। यहाँ मुंह बंद रखने की कोई मजबूरी नहीं थी। यहाँ के लोगों ने खुले गले से बोलना शुरू किया। इसीलिए संस्कृत, तमिल और बाद में आने वाली हिंदी जैसी भाषाओं में स्वरों का बोलबाला है। आत्मा, आकाश, अम्मा, इन शब्दों को बोलने के लिए आपको पूरा मुंह खोलना पड़ता है। ये आवाजें किसी गीत जैसी लगती हैं।
मौसम ने हमारी जुबान को दो अलग रास्तों पर मोड़ दिया था। हजारों साल गुजर गए, लोग अपनी अपनी जगहों पर सेट हो गए, भाषाएं अब हजारों में बढ़ चुकी थीं, लेकिन एक कमी अब भी थी। शब्द सिर्फ हवा में थे, एक बार मुंह से निकले और गायब। इंसान अपनी यादों को, अपने ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक कैसे पहुंचाए? क्या हर बार एक नई कहानी सुनानी पड़ेगी? इंसान को तलाश थी एक ऐसे जादू की जो उसकी आवाज को पत्थर पर या मिट्टी पर हमेशा के लिए कैद कर दे। और ये जादू होने वाला था आज से करीब 5000 साल पहले मेसोपोटामिया, आज के इराक के बाजारों में। वहां एक आदमी था जिसका नाम इतिहास में दर्ज है, कुशिन। वो कोई राजा नहीं था, वो एक मामूली मुनीम था, अकाउंटेंट। और यकीन मानिए, उसने जो किया उसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उस समय व्यापार बहुत बढ़ गया था, किसका कितना अनाज आया, किसने कितनी भेड़ें दी, ये सब याद रखना नामुमकिन था। इंसान का दिमाग ओवरलोड हो चुका था। तभी कुशिन ने पास पड़ी गीली मिट्टी उठाई और उस पर एक लकड़ी की तीली से कुछ निशान बना दिए। वो दुनिया का पहला हिसाब किताब था। लोग सोचते हैं कि इंसान ने सबसे पहले कविता लिखी होगी, लेकिन सच तो ये है कि हमने सबसे पहले उधार का हिसाब लिखा था। मिट्टी पर बने वो निशान धीरे धीरे चित्रों में बदले और चित्रों से बने शब्द। मिस्र के लोगों ने इसे देखा तो उन्होंने इसे और भव्य बना दिया। उन्होंने मिट्टी के बजाय पत्थरों पर अपने राजाओं की कहानियां खोदना शुरू किया, जिसे आज हम हायरोग्लिफिक्स कहते हैं। चीन में लोगों ने कछुओं की हड्डियों पर अपने सवाल लिखकर उन्हें आग में तपाया और उन पर उभरी दरारों को अपनी भाषा बना लिया। पूरी दुनिया अब अपनी आवाज को लिख रही थी, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा रहस्य भी जन्म ले रहा था। जब मिस्र और मेसोपोटामिया लिख रहे थे, तब भारत में भी एक महान सभ्यता अपने चरम पर थी, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उनके पास बेहतरीन शहर थे, व्यापार था और उनके पास अपनी एक अनोखी लिखावट भी थी। हजारों साल बाद जब हमने उनकी मोहरों को खुदाई में निकाला तो हम दंग रह गए। उन मोहरों पर अजीब से निशान थे, कहीं मछली बनी थी, कहीं कोई जार तो कहीं कोई जानवर। लेकिन अफसोस, आज हजारों साल बाद भी दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट उस भाषा को पढ़ नहीं पाया है। वो क्या कहना चाहते थे? क्या वो अपनी कहानियां हमें सुनाना चाहते थे या वो सिर्फ व्यापार का हिसाब था? हमारी अपनी जड़ें आज भी हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई हैं। लेकिन ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता। भाषा अब मिट्टी और पत्थर से निकलकर कागज पर आने वाली थी और कागज से निकलकर डिजिटल कोड्स में। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस भाषा ने हमें एक किया, क्या वही भाषा आज हमें अलग कर रही है? क्या भविष्य में हम फिर से उसी दौर में लौट जाएंगे जहां हमें शब्दों की जरूरत ही नहीं होगी? सिंधु घाटी के वो रहस्यमयी निशान आज भी हमें चिढ़ाते हैं। सोचिए, एक ऐसी महान सभ्यता जिसने दुनिया को नगर नियोजन सिखाया, उनकी बातें हमारे सामने रखी हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पा रहे। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कभी वो चाबी मिल गई जिससे हम उन 400 चिन्हों को पढ़ सकें, तो शायद हमें पता चलेगा कि भारत के उस पुराने समाज में लोग एक दूसरे को क्या मैसेज भेजते थे। खैर, जैसे जैसे समय बीता, भाषा सिर्फ हिसाब किताब तक सीमित नहीं रही। इंसान को समझ आया कि भाषा एक हथियार है। राजाओं ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए पत्थरों पर अपने आदेश लिखवाए। भारत में सम्राट अशोक ने दूर दूर तक शिलालेख लगवाए ताकि उनकी आवाज उनकी गैर मौजूदगी में भी जनता तक पहुंचे। यहीं से भाषा का राजनीतिक इस्तेमाल शुरू हुआ। लेकिन एक बड़ी समस्या अब भी थी। लिखना बहुत महंगा और मुश्किल काम था। एक किताब लिखने में महीनों लग जाते थे। ज्ञान सिर्फ कुछ खास लोगों, पंडितों और राजाओं के पास कैद था। आम आदमी की भाषा और किताबों की भाषा के बीच एक गहरी खाई बन गई थी। तभी दुनिया में एक और क्रांति हुई, प्रिंटिंग प्रेस। जब गुटेनबर्ग ने मशीन से शब्द छापना शुरू किया तो भाषा का लोकोक्तिकरण हो गया, डेमोक्रेटाइजेशन हो गया। अब ज्ञान सिर्फ महलों में नहीं, गलियों तक पहुंचने लगा। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, उसने अपनी भाषा को और छोटा करना शुरू कर दिया। पुराने जमाने में लोग पन्नों पन्नों के खत लिखते थे, जिनमें भावनाओं की गहराई होती थी। फिर आया टेलीग्राफ और रेडियो का दौर, जहां हर शब्द के पैसे लगते थे। यहां से भाषा में शॉर्टकट आना शुरू हुए और आज हम वापस वहीं पहुंच गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। याद है ना, पार्ट 1 में मैंने बताया था कि आदि मानव चित्रों और इशारों से बात करता था। आज हम व्हाट्सएप पर क्या करते हैं? हम शब्दों की जगह इमोजी भेजते हैं। अगर हम खुश हैं तो एक पीला मुस्कुराता चेहरा, अगर गुस्सा है तो लाल चेहरा। क्या आपको नहीं लगता कि हम घूम फिरकर वापस उसी पिक्टोग्राफिक यानी चित्रों वाली भाषा की तरफ बढ़ रहे हैं? लेकिन आज का दौर सबसे अलग है, क्योंकि अब इस खेल में एक नया खिलाड़ी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI।
आज मशीनें हमारी भाषा सीख रही हैं, वो हमसे बेहतर कविताएं लिख रही हैं, हमारे दुखों को शब्दों में ढाल रही हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा खतरा भी है। जब मशीनें भाषा तय करने लगेंगी तो क्या इंसान की अपनी मौलिकता खत्म हो जाएगी? क्या हम फिर से एक ऐसी ग्लोबल भाषा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सारी विविधताएं खत्म हो जाएंगी? आज से 70,000 साल पहले अफ्रीका से निकलते वक्त हम सब एक ही जुबान बोलते थे। मौसम ने हमें हजारों टुकड़ों में बांटा, हमें अलग पहचान दी, अलग संस्कृतियां दी। लेकिन आज इंटरनेट और तकनीक हमें वापस एक ही डिजिटल कबीले में बांध रही है। आज एक गांव का लड़का और न्यूयॉर्क का एक बिजनेसमैन एक ही तरह की स्लैंग इस्तेमाल करते हैं। तो भाषा की ये कहानी जो एक गले के पिंजरे से शुरू हुई थी, आज हमारे स्मार्टफोन के स्क्रीन तक पहुंच चुकी है। हमने बोलना सीखा ताकि हम अपनी तकलीफ बांट सकें, हमने लिखना सीखा ताकि हम अमर हो सकें, और आज हम कोड में बात कर रहे हैं ताकि हम पूरी कायनात को समझ सकें। इंसान का पूरा वजूद ही भाषा है। अगर आज हमसे हमारी भाषा छीन ली जाए तो हम वापस उसी खूंखार जंगल में पहुंच जाएंगे जहां मौत हमें देख रही होगी और हम चिल्लाकर अपने साथी को बता भी नहीं पाएंगे। भाषा सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी रूह की आवाज है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो याद रखिएगा कि आपके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द लाखों सालों के संघर्ष, हजारों पूर्वजों की कुर्बानी और कुदरत की एक बहुत बड़ी सर्जरी का नतीजा है। ये थी भाषा की वो दास्तां जिसने एक जानवर को इंसान बना दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि भविष्य में हम बिना बोले भी बात कर पाएंगे? न्यूरालिंक जैसी तकनीकें सीधे दिमाग से दिमाग तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। क्या वो दौर भाषा का अंत होगा या एक नई शुरुआत? अगर आपको ये रिसर्च और कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या भविष्य में भाषा की जरूरत खत्म हो जाएगी? ऐसी ही और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज के लिए जुड़े रहें।